नमस्कार दोस्तों। आज एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से आया हूं। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो टॉपिक रिसेंटली मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है, जिसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और जिस टॉपिक पे बच्चों को क्लैरिटी नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उस चीज़ को किस तरीके से अपने आप से कर सकते हैं या फिर उनको उस पर्टिकुलर एरिया में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है, अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेके कनाडा चला जाता है और वो वहाँ जाके अगर अपना प्रोग्राम चेंज करता है या फिर अपना स्कूल मतलब यानी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज हो सकता है उसको अगर चेंज करता है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि क्या वो चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो उसके पीछे क्या टेक्निकल बातें हैं जिनका उसको ध्यान रखना है और क्या प्रोसेस है उस चीज़ को चेंज करने का। तो इन दोनों एस्पेक्ट के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके एक केस स्टडी के थ्रू मैं आप लोगों को ये चीज़ डिस्कस करूंगा और मैं आशा करता हूं कि उसको जितना मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट कर सकूं, मैं उसको सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और अगर कोई भी फर्दर क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। तो इसको मैं शुरू करता हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने 12th के बाद इंडिया से बैचलर स्टडी में एडमिशन लिया है कनाडा के किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जैसा आप लोगों को पता है कनाडा के अंदर जो बैचलर स्टडी होती है वो 4 साल की होती है। तो जब बच्चे का वीज़ा फाइल होता है तो उसके अंदर उसका जो ऑनलाइन अकाउंट बनता है, उस ऑनलाइन अकाउंट में उसकी एप्लीकेशन के अंदर डिटेल्स जाती हैं जिसके अंदर उस प्रोग्राम की स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें मेंशन करनी होती है। वीज़ा फाइल होने के बाद वीज़ा का रिजल्ट आ जाता है। वीज़ा का रिजल्ट आने के बाद बच्चा कनाडा चला जाता है। तो जैसे वो पोर्ट ऑफ एंट्री जहाँ पे बच्चा लैंड करता है वहाँ से वो एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है जिसको स्टडी परमिट बोलते हैं। उस स्टडी परमिट के अंदर भी जिस डेट को वो बच्चा कनाडा में एंटर हुआ वो डेट और जिस डेट को उसका कोर्स खत्म होने वाला है वो 2 डेट मेंशन होती हैं, यानी कि स्टार्ट डेट फ्रॉम एंट्री ऑफ द स्टूडेंट एंड एंड डेट टिल द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो वो स्टडी परमिट उसको मिल जाता है, बच्चा अपना जिस भी इंस्टीट्यूशन में उसने एडमिशन लिया है वो कंटिन्यू करता है। लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से या कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल फैक्टर हो सकता है, बच्चे को लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोग्राम वो नहीं कर पा रहा, इस कोर्स में उसने गलत एडमिशन ले लिया। किसी वजह से भी अगर वो अपना कोर्स जिसमें वो इंडिया से एडमिशन लेके आया था अगर वो चेंज करता है तो उस चेंज करने के पीछे क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से वो बच्चा चेंज कर सकता है, अब उस चीज़ को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इसी केस स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हुए जिस बच्चे ने बैचलर स्टडी में इंडिया से एडमिशन लिया है, यानी कि उसके पास 4 साल का स्टडी परमिट है, 4 साल तक वो लीगली कनाडा के अंदर रह सकता है, उसके बाद वो अपना वर्क परमिट फाइल करता अगर वो 4 साल अपना उस कोर्स को कंप्लीट करता तो। लेकिन अब उस बच्चे ने क्या किया, उसको लगा कि मुझे 4 साल की बजाय मुझे 2 साल के डिप्लोमा में एडमिशन लेना है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर वो डिप्लोमा का कोर्स अवेलेबल है तो वो बच्चा ले सकता है उसमें एडमिशन, या फिर वो अपना इंस्टीट्यूशन भी चेंज कर सकता है जिस इंस्टीट्यूशन में उसके इंटरेस्ट का, उसके मतलब रेलेवेंट जो भी डिप्लोमा है वो अवेलेबल है। तो मेन फैक्टर जो इसमें आता है वो ये आता है कि जब बच्चे ने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को छोड़ के दूसरे प्रोग्राम में अपना एडमिशन का प्रोसेस शुरू किया तो ऑब्वियसली जो सेकंड प्रोग्राम में उसने एडमिशन लिया तो वहाँ उसको सबसे पहले एडमिशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ से उसको ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आने के बाद वो अपना फ़ी पेमेंट करेगा, फ़ी पेमेंट करने के बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा। वो सब चीज़ें जो इंडिया से उसकी मतलब एडमिशन को लेके जो भी प्रोसीजर था वो सेम प्रोसीजर उसको दूसरी जगह पे करना रहेगा। उसके बाद जब वो बच्चा उस डिप्लोमा कोर्स में अपना एडमिशन कंफर्म कर लेगा और अपना एनरोलमेंट करवा लेगा, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका एनरोलमेंट जरूरी है।
जिस सेकंड कोर्स में या जिस सेकंड इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन अपना चेंज किया है, क्योंकि स्टडी परमिट की एलिजिबिलिटी कंटिन्यू ही तब मानी जाएगी जब आपका एनरोलमेंट उस सेकंड कोर्स में या सेकंड इंस्टीट्यूशन में हुआ है। सेकंड कंडीशन है आपकी जो स्टडी है एक्टिव स्टडी रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने वहां जाने के बाद कोई टर्म कंप्लीट नहीं की, आपने जिस कोर्स में पहले एडमिशन लिया था वो आप छोड़ के बैठ गए हैं। तो आपकी जो स्टडी है दैट शुड बी एक्टिव स्टडी। तो ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। आप पैरेलली अपना जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हो, एक टर्म खत्म होने के बाद कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे। ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर डिग्री कोर्स को छोड़ के डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, उसके बाद क्या? क्योंकि हमारे पास जो स्टडी परमिट है वो 4 साल का है। कनाडा में जब हम एंटर हुए थे उस टाइम पे IRCC के रिकॉर्ड में जो डिटेल्स हैं वो हमारे पहले वाले डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स हैं। अब हमारा इंस्टीट्यूशन भी अगर चेंज हो गया है तो DLI की डिटेल्स भी उसमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये मैंडेटरी होता है स्टूडेंट के पार्ट पे कि वो IRCC को इंटीमेट करे अगर उसने किसी कोर्स में अपना एडमिशन वहां जाके चेंज किया है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि बच्चे का ऑनलाइन अकाउंट, जब इंडिया से उसने अपनी जो स्टडी वीजा की एप्लीकेशन फाइल की थी तो वो जनरली GCK के थ्रू फाइल होती है। तो उसी सेम अकाउंट से, जिस अकाउंट से उसने इंडिया में अपनी एप्लीकेशन फाइल की थी, उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू उसको अपना ये प्रोसेस शुरू करना है। तो आपके पास अगर वो क्रेडेंशियल नहीं है, अगर किसी सेकंड पर्सन ने आपका वीजा फाइल किया है तो या तो आप उनसे ही अपना ये प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर आपको खुद से करना है तो आपको उनसे अपने जो अकाउंट की डिटेल्स हैं वो लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है ऑनलाइन अकाउंट। जब ऑनलाइन अकाउंट आपके पास है तो उसके अंदर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रहती है जब हमने अकाउंट वो बनाया हुआ है। जिस एप्लीकेशन के थ्रू आपका इंडिया से आपने वीजा फाइल किया था वो एप्लीकेशन नंबर या उस एप्लीकेशन की डिटेल्स आपके पास होनी जरूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट इसके बाद आती है स्टडी परमिट नंबर। जब कनाडा में हम लैंड हुए थे, पोर्ट ऑफ एंट्री पे जब हमने एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया था जिसको स्टडी परमिट बोलते हैं, उसके राइट हैंड साइड में अपर राइट हैंड कॉर्नर पे एक नंबर होता है जो S के बाद सर्टेन डिजिट का नंबर होता है। तो वो होता है हमारा स्टडी परमिट का नंबर। तो वो स्टडी परमिट नंबर हमें इस प्रोसेस में मैंडेटरी है। सेकंड थिंग, तीसरी जो चीज है वो हमें रिक्वायर्ड होती है, जो नया इंस्टीट्यूशन हमने चेंज किया है उसका DLI नंबर। वो आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे होता है जब आपने उसमें एडमिशन का प्रोसेस किया होगा कंप्लीट। तो तीसरी चीज होती है उस डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का नंबर। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी न्यू स्टूडेंट ID। मतलब जिस सेकंड इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया वहां पे आपकी जो नई स्टूडेंट ID है वो। और फिफ्थ जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी स्टार्ट ऑफ द न्यू कोर्स। मतलब जो नया कोर्स आप जिसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं उस कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन जब आपके पास है तो आपको क्या करना है, आप अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे। जो ऑनलाइन अकाउंट आपका था, वीजा एप्लीकेशन जिसके थ्रू आपने फाइल की थी, उसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये ऑप्शन आता कहाँ पे है। जब हम अकाउंट में लॉगिन करते हैं दोस्तों तो वो कुछ क्वेश्चन पूछता है हमसे, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। फाइनली जब हम अपने अकाउंट में एंटर कर जाते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन होता है ट्रांसफर स्कूल्स करके। ट्रांसफर स्कूल्स का जहां पे ऑप्शन आता है वहां पे जाके हम इस प्रोसेस को करते हैं। तो सबसे पहले जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हमें वो एप्लीकेशन नंबर मांगता है। हम उसमें अपनी वीजा की एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन फैच कर लेता है जो हमने पहली एप्लीकेशन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वीजा फाइलिंग जो हमने एंटर की थी। उसके नीचे फिर जो चीजें हमें एंटर करनी होती हैं, जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, नए डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का नंबर, नई स्टूडेंट ID और आपका जो नया प्रोग्राम है उसकी स्टार्ट डेट क्या है।
तो ये डिटेल्स जब आप एंटर कर देते हो और उसमें ट्रांसफ़र के लिए आप अपनी रिक्वेस्ट उसमें डाल देते हो, तो वो एक ऑफिशियल कंफर्मेशन चला जाता है IRCC को कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने जिस कोर्स में इंडिया से आते टाइम अपना एडमिशन लिया था और जिसके बेसिस पे उसको वीज़ा ग्रांट हुआ था, अब इस स्टूडेंट ने दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिया है। ये इंटीमेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे और आप वर्क परमिट के लिए फाइल करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम 100% आएगी, क्योंकि उस टाइम पे जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन एक डॉक्यूमेंट है जो आपको, ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको देना होता है, तो वो आप अब दूसरे वाले इंस्टीट्यूशन का देंगे, वो IRCC के अकाउंट में मिसमैच हो जाएगा। तो वो एक टेक्निकली भी रॉन्ग है और लीगली भी ये चीज रॉन्ग है। इसलिए आपको मैंडेटरी IRCC को इन्फॉर्म करना है अगर आपने अपना कोर्स चेंज किया है, चाहे सेम इंस्टीट्यूशन में किया है या दूसरे इंस्टीट्यूशन में आपने अपना कोर्स चेंज किया है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और कुछ बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो कनाडा में चले गए हैं किसी भी वजह से, अगर वो जो करंट उनका प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया था वो उनको डिफिकल्ट लग रहा है, या उनको डिग्री छोड़ के डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, देयर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स ड्यू टू विच द स्टूडेंट इज विलिंग टू चेंज हिज और हर कोर्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फर्दर गाइडेंस के लिए, और जो भी सपोर्ट आपको होगा दैट वी विल प्रोवाइड फ्रॉम आवर एंड। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं आप लोगों के सामने फिर आऊँगा। अगर आपके एंड पे आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूजिंग है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे क्लैरिटी आप लोगों के सामने हम लेके आएं। Okay friends, thank you for watching this video, and if you like this video then please press the bell icon and subscribe to this channel. Thank you.